Namaskar. Welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. On the occasion of National Coal Miners Day, 4th May, we are saluting the heroes who amplify the nation's growth by offering one of the most essential minerals, coal. Our guest today is Mr. Markandeya Mishra, retired DGM, Excavation and HRD, WCL Nagpur. Welcome to Ek Samvad, sir. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make an impact, that each person can make a difference, and that's what inspires us to keep going. Every year on May 4th, India commemorates Coal Miners Day to honor their contribution. Coal miners are the backbone of the mining industry, and their hard work and dedication have helped the world progress. Although the use of modern technologies has made mining more efficient, it remains a hazardous profession. We are honored to have Mr. Markandeya Mishra as our guest today. He is a mechanical engineer from Bihar College of Engineering, Patna, now NIT. He joined WCL headquarters, Nagpur, as a junior executive trainee in excavation discipline. He has served in the field in different areas and worked as HOD Vigilance, superannuated from HRD department as Chief Manager, DGM, Excavation and HRD. It's really an honor and privilege to have you here, sir. Talking points of our Ek Samvad with Mr. Mishra, milestones of his journey, a look at the process and challenges of coal mining, his experience of going into a mine, challenges miners face, how do families deal with the lifestyle of a coal miner, the importance of coal mining for the country, and more. So once again, warm welcome to you, sir. Thank you so much. आपने हमको अपना टाइम दिया. तो सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री है उसमें आपने जो ज्वाइन किया तो किस तरीके से आपका क्या थॉट प्रोसेस थी एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, उसके बारे में शेयर करिए. देखिए, कोल माइनिंग जो है ये एक ऐसा वर्क है जो नेचर के अगेंस्ट में काम करता है. और हमारा जब फर्स्ट एक्सपोजर कोल इंडस्ट्री में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज से सीधा कोल इंडस्ट्री, कोई ज्ञान नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कोल इंडस्ट्री कैसा होता है, बस नाम सुना था. तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा. मैं WCL हेडक्वार्टर ज्वाइन किया था, जैसा कि आपने मेरे डिटेल्स में बताया, और वहां से मेरी सबसे पहले पोस्टिंग एरिया में हुई. एरिया मींस माइंस में, जहां की कोल प्रोडक्शन किया जाता है. लेकिन कोल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां फर्स्ट एक्सपोजर डायरेक्ट नहीं कर दिया जाता है किसी भी न्यू कमर्स के लिए. तो जब भी किसी इम्प्लाई, चाहे फ्रेश इम्प्लाई हो, ऑफिसर हो, हम जूनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के तौर पे ज्वाइन किए थे, तो फॉर फ्यू डेज एट दैट टाइम, पहले 15 डेज का एक फेमिलियर टूर हुआ करता था. अच्छा. कि 15 दिन आप जाइए माइन में, और जो एक्सपर्ट है वहां के, उनके सुपरविजन में आप माइंस देखिए, वहां का वातावरण देखिए कैसा है, क्या है, आप महसूस करिए, अपने आप को अडॉप्ट करिए. देन यू विल बी पोस्टेड टू सम प्लेसेस जहां आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या आपको जो वर्क करना होगा. तो मेरी भी पोस्टिंग जब हुई 15 डेज के लिए एक एरिया में, तो वहां दोनों तरह की माइन थी एट दैट टाइम, अंडरग्राउंड माइन और ओपन कास्ट माइन. तो मुझे दोनों माइंस देखने को मिला. तो अंडरग्राउंड माइंस में मैं गया. सबसे पहले मुझे अंडरग्राउंड माइन दिखाया गया. अब अंडरग्राउंड जाने का मतलब कि पहले कभी देखा नहीं था. जाने से पहले रजिस्टर में एंट्री हो रही है, भाई आप जा रहे हो, एंट्री करके जाना है, दस्तखत कर रहे हो, फिर आपके जूते बदले जा रहे हैं, आप सेफ्टी शूज पहनिए, माइनिंग शू पहनिए, हेलमेट लगाइए. देन वो पहले बैटरीज
और वो टॉर्च दिया जाता था कि आप उसको लीजिए, हाथ में एक डंडा लीजिए। मुझे भी लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जो हमारे को ऑफिसर थे जो मुझे लेके जा रहे थे, उन्होंने भी ये सब कुछ किया और मुझे साथ लेके गए। बिल्कुल इंक्लाइन पैसेज था जहां से कि हम लोग पैदल अंदर जाते थे। अंदर चले जा रहे हैं, बिल्कुल डार्क। अगर आप अपना लाइट बंद कर दीजिए तो बिल्कुल आप हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है। और इस तरह हम लोग कोल माइन के अंदर गए। वहां लोग काम कर रहे थे। अब तो धीरे धीरे वर्क कल्चर बदल रहा है, मैकेनाइज्ड माइंस हो रही हैं, मैनुअल एक्टिविटीज उस समय ज्यादा हुआ करती थी। तो लगता था कि नहीं, सही में ये चैलेंजिंग जॉब है, मेहनत का काम है। धीरे धीरे अपने आप को मैंने अडॉप्ट किया कि नहीं, ये भी एक तरह का जॉब है और ये भी एक चैलेंज है जो जिसे लोग बखूबी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने ड्यूटी को इम्पार्ट कर रहे हैं। तो ये था अंडरग्राउंड माइन। मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो दो तरह की माइनिंग होती है। एक अंडरग्राउंड माइन के बारे में संक्षिप्त में आपको मैंने बता दिया। दूसरी होती है ओपन कास्ट माइन। मेरा जो प्रोफाइल था उसके अनुसार मुझे ये पता था कि मेरी पोस्टिंग फाइनली ओपन कास्ट माइन में होने वाली, तो मैं ज्यादा बॉदर नहीं किया। लेकिन जानकारी जो हुई, जानकारी तो एक कोल इंडस्ट्री में रह रहे हैं तो सब कुछ होता ही है। तो इस तरह ये मेरा पहला अनुभव था अंडरग्राउंड माइन का। ओपन कास्ट माइन के अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जहां सब कुछ खुला होता है, मशीनों से एक्सट्रैक्शन किया जाता है कोयले का, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं, और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंडस्ट्री चलती है। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए कि वो क्या प्रोसेस होती है, जैसे जो कोल माइनिंग है, हाउ इट इज हार्वेस्टेड, या क्या एग्जैक्टली थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताइए। मैं ओपन कास्ट माइन के बारे में आपको बताता हूँ। अंडरग्राउंड माइन में तो देखिए, बेसिक तो दोनों का सेम है। जमीन के अंदर, जमीन के गर्भ में कोयला है, इसे हमें बाहर निकालना है। तो मैं थोड़ा और बेसिक से चलता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि जमीन के अंदर कोयला है। राइट। तो जो भारत सरकार की जो कंपनी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका काम ही है, वो सर्वे करती है कि कहाँ कोयला है, कितना कोयला है, किस क्वांटिटी में है, किस डेप्थ पे है, उस कोयले का कंटेंट कितना है, कोल जो सीम है उसका थिकनेस कितना है। वो सीम वो तो जमीन के अंदर है, जरूरी नहीं है कि वो सीम बिल्कुल हॉरिजेंटल हो। ग्रेडियंट उसमें हो सकता है, स्टीप ग्रेडियंट हो सकता है, पतला सीम हो सकता है, काफी मोटा सीम हो सकता है, काफी डेप्थ में हो सकता है। देयर आर ऑल पैरामीटर्स जो डिसाइड करते हैं कि नहीं, यहाँ पे माइनिंग हो सकती है, ये माइनिंग फिजिबल है यहाँ पे। देन कम्स की ओपन कास्ट माइन या अंडरग्राउंड माइन। तो अगर कोल रिजर्व जो है बहुत नीचे है और कोल सीम बहुत थीन है, थीन का मतलब कि 1 मीटर थिकनेस है सीम का, 1.5 मीटर थिकनेस है, उससे भी कम है, तो वहां ओपन कास्ट माइन नहीं करके अंडरग्राउंड माइन ओपन किया जाता है। जहां थिकनेस बहुत ज्यादा है, निश्चित रूप से वहां क्वांटिटी ज्यादा है कोयले की, राइट, और कंपैरेटिवली उसका जो हाइट है, डेप्थ है, वो कम है। हम अंडरग्राउंड माइन में अंदर जाते हैं, दो तरह से जाते हैं। एक तो मैंने जो बताया अपना पहला एक्सपीरियंस, जो एक इंक्लाइन पैसेज बनाया जाता है, सीधे आप अंदर तक पहुंच जाते हैं। आज के डेट में मैन राइडर्स बने हुए हैं, वो गाड़ी में आप बैठते हैं, जो कोल माइनर्स हैं वो गाड़ी बनी हुई है, गाड़ी में बैठते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं बैठ के, वहां एक रेस्ट शेल्टर होता है, फिर वहां से एक्चुअल वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम करते हैं, फिर आके वहां मैन राइडर पे बैठते हैं, बाहर आ जाते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है डायरेक्ट शाफ्ट, जो लिफ्ट, उससे सीधे जमीन के अंदर चले गए, अंदर जाके उन्होंने काम किया, फिर उसी लिफ्ट से बाहर आ गए। तो वो तो था अंडरग्राउंड माइन। लेकिन ओपन कास्ट माइन में सब कुछ खुला खुला है, ओपन है।
ये जमीन है, इसके अंदर कोयला है, हमें वो मट्टी हटानी है और कोयला एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन वो सारे पैरामीटर्स पहले से पता होते हैं कि किस डेप्थ पे कोयला है, कितना मिट्टी हमको हटानी है। उसको स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। 4:1, 3:1, मतलब 3 टाइम्स हम वो भी हटाएंगे, ओवरबर्डन जिसको बोला जाता है, वो भी हटाएंगे, देन 1 पार्ट कोल विल बी एक्सट्रैक्टेड। तो वो स्ट्रिपिंग रेशियो डिसाइड करता है कि हमारा कोयला कहाँ है, किस डेप्थ पे है, किस ग्रेडियंट पे है। तो इस तरह ओपन माइनिंग पहले बहुत सारी मशीनें चलती हैं, स्क्रैपिंग किया गया, देन डोजिंग किया गया, उसे डोजिंग करने के बाद देन ड्रिलिंग हुई, ब्लास्टिंग हुई, देन एक्सकेवेटर्स से उसे निकाला गया, बाहर निकाला गया, मट्टी डंपर पे लोड किया गया, डंपिंग यार्ड में भेजा गया। देयर मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है, वो भी हटाए, देन आप कोयले बेंच पे आ गए, फिर वहां आपने ड्रिलिंग किया, ब्लास्टिंग किया। ब्लास्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी एक्टिविटी और बड़ी सेंसिटिव एक्टिविटी है, जहां डायरेक्ट बारूद और एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है। तो इस तरह से ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है और अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है। तो सर, जैसे एक कोल माइनर की लाइफ में व्हाट इज अ डे इन अ कोल माइनर्स लाइफ लाइक? जैसे वो कितनी देर के लिए नीचे रहते हैं, क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वो सब थोड़ा सा अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, जो कोल प्रोडक्शन है 24 आवर्स 24/7 कोल माइंस चलती रहती है। प्रोडक्शन यूनिट कभी बंद नहीं होता है। और आमतौर पे 3 शिफ्ट्स, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। लोग आते हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म किए, दूसरी ड्यूटी वाले आए, दूसरे शिफ्ट वाले आए, उन्होंने चार्ज उनको दिया, हैंड ओवर टेक ओवर हुआ, दे टुक द चार्ज, कंटिन्यूड, देन थर्ड शिफ्ट कम्स। तो इस तरह से एक्टिविटी चलती रहती है। लेकिन ये एक कॉमन एक्टिविटी हो गई। इसके साथ साथ कुछ जो एक्टिविटीज होती है, कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं, कुछ वर्क मैन होते हैं, जिनकी ड्यूटी 24 आवर्स की होती है, दे आर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन एक्टिविटीज। वो एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए, वो इनको इंश्योर करना है। तो उनके लिए तो हमेशा इज ऑन ड्यूटी। माइन मैनेजर जैसे हैं, उनके लिए तो हमेशा 24 आवर्स, वो तो ही इज रेस्पॉन्सिबल एवरीथिंग। तो 24/7 वर्क कोल माइनर्स करते हैं, तब जा करके कोयला बाहर आता है। और इसके जो भी फायदे हैं, जो भी हम आज देख रहे हैं, इसके पीछे कितनी बड़ी एनर्जी और कितना बड़ा एफर्ट लगा हुआ है, वो समझ में आता है। तो सर, जैसे कि कोल माइनर्स ने 24 आवर्स काम करके कोल एक्सट्रैक्ट किया, तो फिर उस कोल को किस तरीके से यूज किया जाता है और उसका क्या बेनिफिट्स है? कोल का 2 यूज है, एक डोमेस्टिक यूज है, दूसरा इंडस्ट्रियल यूज है। बेसिक 2 यूज है। डोमेस्टिक यूज घरों में होता है, और प्राइमरीली जो इंडस्ट्रियल यूज होता है, जिससे हमारी बिजली बनती है। पहले तो कोल का उपयोग रेलवे में भी होता है, अब धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गया। लेकिन आज के डेट में जो बेसिक जो यूज है कोयले का, आप देखते हैं कि न्यूज में अक्सर आते रहता है कि नहीं, इस पावर प्लांट में यहाँ पे बस 10 दिन का कोयला बचा हुआ है, तो 1 सप्ताह कोयला बचा हुआ है, तो काफी क्राइसिस है, तो कोल कंपनियों पे काफी दबाव है। तो उनकी ये जिम्मेवारी रहती है कोल कंपनियों की, कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनको सही समय पे सही क्वांटिटी में कोयला सप्लाई करते रहें, वहां शॉर्टेज ना होने पाए, सो दैट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कम ना होने पाए, और उससे जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इस पे कोई असर ना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली जी। उसका, जो
जो कोल एक्सट्रैक्ट होता है। जी जी अ, जी जी। तो सर जैसे एक आपने जैसे कोल माइनिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैन ये सोशल एनिमल, हम्म आदमी तो समाज में रहना चाहता है, हम्म चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कोई भी हो। और मैंने आपको बताया कि कोयला तो कहीं भी पाया जा सकता है, हम्म किसी फार फ्लंग एरिया में, किसी रिमोट में कोयले की अवेलेबिलिटी हो सकती है। वहां एक्सट्रैक्ट करना है कोयला, हम्म पूरी की पूरी टीम जाएगी वहां पे, फैमिलीज जाएगी। हम्म लेकिन मेरा ये मानना है कि हम्म ये तो हो गया कि कैसे कोयला निकालते हैं, इसके पीछे कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। हाँ जहां जहां भी कोल, अगर हम WCL की बात करें, हम्म तो जहां जहां कोल माइंस हैं, इतनी अच्छी अच्छी कॉलोनियां हैं, हम्म रेसिडेंशियल कॉलोनीज काफी अच्छी बनी हुई हैं, जहां प्रॉपर सोशल गैदरिंग, प्रॉपर कोहेसिवनेस, लोगों का जो सोशल लाइफ है हम्म वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम शहर के लाइफ से और वहां के लाइफ से कंपेयर करें, हमने दोनों लाइफ जिया हुआ है। हम्म तो हमारा ये मानना है, इवन अगर मैं थोड़ा सा और मैं पर्सनल तौर पे बात करूं, तो हमारी भी धर्म पत्नी हमारे साथ थी, तो हम्म उन्होंने दोनों लाइफ जिया है, कॉलोनी लाइफ भी जिया है, और जब हम हेडक्वार्टर पोस्टिंग हो गई, नागपुर आ गए, दोनों लाइफ जिया है। हम्म उनका ये कहना है कि नहीं, वो लाइफ ज्यादा बेहतर था। अच्छा। वहां लोग सुख दुख में ज्यादा साथ देते थे एक दूसरे के। हम्म वहां का जो जो सोशल गैदरिंग था, सोशल कोहेसिवनेस था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, हम्म वो बेटर था। और जब सारे साधन आपके पास हैं, रिक्रिएशन के साधन आपके पास हैं, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे से अच्छे स्कूल्स हैं, हम्म और क्या चाहिए, प्लेग्राउंड है, क्लब है, रिक्रिएशन है, हम्म मेडिकल फैसिलिटीज हैं। हम्म आप शहर में जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां तो आपके कॉलोनी में आपके साथ आपके डॉक्टर्स रह रहे हैं, आपके साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हम्म तो आप तो एक टेलीफोन पे उनसे राय ले सकते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ इसमें क्या करना है, डॉक्टर साहब बोलेंगे ठीक है ऐसा करिए, या ठीक है हर कॉलोनी में डिस्पेंसरी बनी हुई है, आप डिस्पेंसरी आ जाइए। हम्म 2-3 डिस्पेंसरी मिला के रीजनल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, हम्म फ्री फ्री ट्रीटमेंट है। हम्म तो ये सब कुछ अगर देखा जाए तो, अगर हम फैमिली एस्पेक्ट की बात करें, तो और किसी फैमिली को और क्या चाहिए। मेडिकल सर। फैसिलिटीज के बारे में बता दूं कि ये मेडिकल फैसिलिटीज कोल इंडस्ट्री में नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी अच्छा। आपके साथ आपके साथ अवेलेबल है। हम्म। तो सर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग 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 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में भी फोकस हो रहा है, और कोल इंडस्ट्री में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो जितना भी अर्थ में कोल है वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वील हैव टू खत्म हो जाएगा, इफ वी कैन लुक एट इट लाइक दैट। तो आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। देखिए, खत्म होने की बात पे मैं पहले बताता हूं आपको। मैंने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो सर्वे करते रहती है हम्म कि कहाँ कहाँ कोल भंडार है। हम्म तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले 200 साल तक आपको कोयले की कमी होने वाली नहीं है। हम्म 200 साल तक तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। हम्म उसके बाद अभी और ये प्रोसेस, कहते हैं ना कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती और विकास की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो ये तो उत्तर उत्तर प्रोसेस है जो चल रहा है। हम्म अब तक जो हो चुका है उसके हिसाब से लगभग 200 साल तक अभी कोयले की कोई कमी नहीं होने वाली है। अच्छा, ठीक है। दूसरा पक्ष रहा, आपने क्या पूछा था? ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अल्टरनेट फिर सोर्स ऑफ एनर्जी, आज इन स्पाइट ऑफ ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस हम्म ऑन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, हम्म आपका विंड एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी है, अभी देख रहे हैं सोलर। कि ई व्हीकल्स काफी काफी आगे बढ़ रहे हैं और इनका एक्सप्लोरेशन हो रहा है। हम्म हम्म तो ये सारी एनर्जीज
ये सारे प्रोग्रेस के बावजूद भी आज भी हम्म, देश को 2/3 से ज्यादा ऊर्जा ये हम्म, थर्मल एनर्जी कोल प्रोडक्शन ही, कोयला ही फुलफिल कर रहा है। ओके, हम्म, तो हम तो ये कहते हैं कि वो आपने गाना सुना है ना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम्म, तो एक कोल माइनर्स को तो गर्व होना चाहिए कि वो उस प्रतिष्ठान में काम करता है जो देश को 2/3 से भी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन सर जब हम ऐसे सोचते हैं और बहुत सारी मूवीज में भी हम लोग ने देखा है कि कोल माइन के बारे में जो एक धारणा है और कोल माइनर्स की लाइफ के बारे में जो रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता है और उसमें जो हेल्थ हैजार्ड्स हैं या फिर जो परिवार पे उसका इम्पैक्ट है, एवरी टाइम समवन गोज इनसाइड तो वो स्ट्रेस में रहते होंगे, तो इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? सिनेमा में जो आप देखती हैं, एक तो पहले तो उसे शूट किया जाता है, हम्म, ठीक है, अगर हम उसको एक्चुअल भी मान लें हम्म, तो हजार्ड का जहां तक सवाल है, हजार्ड तो लाइफ के हर स्टेप में है। कोल माइंस, हमने आपको बताया कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हम्म, हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम्म, हमारा ह्यूमन जो इंटरेक्शन है कम से कम होते जा रहा है, मशीनों से हम कोयला निकाल ले जा रहे हैं। हम्म, सो मेनी गाइडलाइंस हैं, हम्म, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के नॉर्म्स हैं जो भारत सरकार की एक संस्था है हम्म, जिसे कि प्रोसिक्यूट करने का पावर है। वो कंटिन्यूअस इस एक्टिविटी को वॉच करते रहती है, चाहे वो अंडरग्राउंड माइन हो या ओपन कास्ट माइन हो, वो एक्टिविटी को वॉच करते रहती है, उसके नॉर्म को फुलफिल करना होता है। तो जहां तक हजार्ड की बात है, वो कहीं पे भी लाइफ में कहीं हो सकता है। that's right. अदरवाइज हम्म, जो भी माइन मैनेजमेंट होता है, जो माइन की अथॉरिटी होती है, हम्म, उसकी ये ड्यूटी होती है और उसका ये गोल होता है कि हम जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल पे काम करें। हम्म, और इस लाइन में धीरे धीरे काफी सुधार हो रहा है, बेहद सुधार हो रहा है, डे बाई डे एसओपीज बनते जा रहे हैं, हम्म, गाइडलाइंस बनते जा रहे हैं, हम्म, सरकार की तरफ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं हम्म, कैसे लाइफ को सेव करना है। हम्म, तो मैं तो समझता हूं कि जो माइंस में जो अगर एक्सीडेंट तो देखिए कहीं भी हो सकता है, लेकिन माइंस में अगर कुछ हजार्ड है, कहीं कुछ होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन एरर इन्वॉल्व होता है। और उसको दूर करने के लिए जो एसओपीज बन रहे हैं, गाइडलाइंस बन रहे हैं, उस पर लोग काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना नहीं है कि ये कोई क्राइटेरिया है, अगर हम यस और नो की बात करें कि कोल इंडस्ट्री को हम अदर इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो हाँ, वो ज्यादा हजार्ड यहाँ पे है, वर्क हजार्ड, ऐसा कुछ बात नहीं। ओके, ओपन कास्ट माइनिंग, मशीनें चल रही हैं, हम्म, रोड एक्सीडेंट कहाँ नहीं हो रहे हैं। राइट, अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो रोड पे भी आप एक्सीडेंट, डैमेज होता है। माइंस में भी वही, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है। अगर अगर सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो कुछ नहीं होता है। दूसरी बात और आ गई हम्म, हेल्थ, एक एक और इशू है हेल्थ, हम्म, कि ओपन कास्ट माइन में एक डस्ट एक इशू होता है कि डस्ट काफी एक्सट्रैक्शन होता है, डस्ट, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो हम्म, उसके लिए भी सब नॉर्म्स बने हुए हैं। लाइटिंग के लिए नॉर्म है कि इतना लाइट होना जरूरी है, डस्ट के लिए कंटिन्यूअस वाटर स्प्रिंकलर चलते रहते हैं। अच्छा, जो कॉलोनीज होती हैं जी, माइंस में कंटिन्यूअस वाटर स्प्रिंकलर चलते रहते हैं सो दैट कि डस्ट जो है, डस्ट सप्रेशन रेगुलर होते रहे। हम्म, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड, गाइडलाइंस आर बीइंग फॉलोड, हम्म, तो वो कोई इशू नहीं है, कोई बात आगे रह नहीं जाती है। अगर हम दूसरे और अदर इंडस्ट्रीज से, चाहे वो आप अदर कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, उससे अगर हम कंपेयर करें तो कोल इंडस्ट्री इज फार फार बेटर है। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है सर, मुझे लगता है इससे बहुत अवेयरनेस बढ़ेगी क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन है कोल इंडस्ट्री के बारे में वो थोड़ा चेंज होगा, आपने जो बताया उसके बेसिस पे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने आपको विजिट किया और उनको आप उनने बोला कि हम देखना चाहते हैं आप कहाँ काम करते हैं, तो उस ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? हमारे पेरेंट्स, जब मैं
जॉब में था तो कई बार हमसे मिलने के लिए गए हैं, और जब मैं हेडक्वार्टर में था तब भी गए हैं। तो हेडक्वार्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट वाज सिटी लाइफ। मैं अभी चूंकि माइंस की चर्चा चल रही है, तो माइंस की बात मैं कर रहा हूँ। जब वो फर्स्ट टाइम गए थे माइंस में, जब जहां मैं काम करता था वहां फर्स्ट टाइम गए थे, ओपन कास्ट माइन में मैं काम करता था, और जहां तक मुझे ध्यान है वो समर सीजन था। अच्छा। तो कॉलोनी लाइफ तो ठीक है, कॉलोनी लाइफ तो उन्होंने देखा, बढ़िया क्वार्टर है, सारी सुविधा है, सोशल लाइफ सब कुछ है, बच्चों के लिए स्कूल है, मार्केट है, सारी सुख सुविधा है। निश्चित रूप से उनकी इच्छा थी माइन देखने की, तो मैं माइन दिखाने के लिए उनको ले गया। मैं पहले माइन पहुंच गया, उनको बाद में बुलवाया दोपहर में, और मैं उनको सीधे माइन के अंदर ले गया, ओपन कास्ट माइनिंग, जहां मशीनें चल रही थी, कोयले निकल रहे थे। और चूंकि पेरेंट्स का मामला था तो हमारे कई को ऑफिसर्स मिलने के लिए आए। समर सीजन था, दोपहर का समय था, मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराया, ये फलाना ये मैनेजर हैं, तो ये ब्लास्टिंग मैनेजर हैं, तो ये अंडर मैनेजर हैं, ये शिफ्ट मैनेजर हैं, तो ये ऑफिसर हैं जो इस मशीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बड़ी ये सॉवेल मेंटेनेंस देखते हैं। फिर ये और भी कुछ ऑफिसर आए, सबका वेशभूषा उन्होंने देखा, कुछ ना कुछ तो ये सोच रहे थे। सबसे परिचय हुआ, फिर बातें हुई, फिर ये माइन में इनको लेके हम लोग गए, जहां से एग्जैक्ट कोयला निकलता है मशीनों से। जब जहां एक्सकेवेशन हो रहा था, कोयला निकल रहा था, जो एक्सकेवेटर डिग करके कोयला निकाल रहा था, तो इनका ये फर्स्ट सेंटेंस था, इतने अच्छे से तो हम अपने हाथ से, अगर हम ऐसा करें तो अपने हाथ से चीजों को नहीं निकाल सकते, ये मशीनें जैसे निकाल रही हैं। तो ये बात वहीं खत्म हो गई। जब ये आए तब उनका ये पहला फर्स्ट जो रिएक्शन था, ये चूंकि बिहार गवर्नमेंट में थे, सरकारी ओहदे पे काम करते थे, इनको लगता था कि ऑफिसर का मतलब कि एक अच्छा खासा ऑफिस हो, कुर्सी टेबल हो, बैठे हो, पंखे चल रहे हो, सब कुछ है। यहाँ तो देख रहे हैं कि सभी गमछा बांधे हुए हैं, कोई टोपी पहने है, कोई कोई व्हाइट कलर का गमछा बांधा हुआ है, किसी के कपड़े बिल्कुल गंदे हैं, किसी बिल्कुल काला लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, किसी का अजीब वेशभूषा थे। बोले कि ये बता रहे हैं कि ये ऑफिसर है, ये है, वो है। ये सब के सब ऐसे लगता है कि जो कोई काम करने वाले मजदूर है, इस तरह से लोग लग रहे हैं। तो मैंने बताया कि नहीं, देखिए इस तरह का ये नेचर ऑफ जॉब है। तब उनको बाद में जब उन्होंने कंपेयर किया कि वो लाइफ एंड देन कॉलोनी लाइफ, तब उनको लगा कि नहीं, ये जॉब तो काफी चैलेंजिंग है, लेकिन जो बाद का लाइफ है वो बिल्कुल सही है। और इनका काफी पॉजिटिव व्यू लेके ये लोग वापस आए थे। बिगिनिंग में लगा कि नहीं, ये काफी कैसी जगह है, क्या है, कितना दूर है, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब वहां पहुंच गए, इसीलिए दूर से अजीब लगा। आपने जो बताया परसेप्शन की बात की, ये उनके लिए है जिनको कुछ पता ही नहीं है कोल इंडस्ट्री क्या होती है। आज काफी डेवलप हो गया है, और डे बाय डे डेवलपमेंट हो रही है। आपने शुरुआत में बताया था कि ऐसे वर्टिकली भी नीचे जाते हैं लिफ्ट में। जी 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 जी। तो कुछ ना कुछ ऐसे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप लोग किन चीजों के बारे में ध्यान रखते हैं? क्या इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ स्किल्स हैं या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है जिसमें कि, बिकॉज वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग होती होगी, मुझे लगता है शायद नीचे जाने में। नहीं नहीं, बिगिनिंग में होती है। देखिए, ये अंडरग्राउंड माइन की बात है, ओपन कास्ट में तो सब कुछ ओपन है। हाँ। अंडरग्राउंड माइन में एंट्री के लिए टू वेज हैं। एक तो सीधा वर्टिकल, आप लिफ्ट से अंदर चले जाएं। अंदर एक कोई प्लेस बना हुआ है जहां आप उतर रहे हैं, लिफ्ट आपको छोड़ रहा है, वहां वहां बैठने की सुविधा है, आप बैठे और फिर आप अपने काम पे गए। तो बिगनी में तो लगता है, मैं फर्स्ट टाइम, लिफ्ट की तो बात छोड़िए, मैं तो इंक्लाइन माइन से अंदर गया था, मुझे लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि कैसा ऐसा लग रहा था कि सफोकेशन हो रहा है।
लेकिन Right. ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस गहराई में भी वहां पे भी प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है। मैंने आपको बताया कि जो नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, आप ये सोचिए कि उस डेप्थ पे भी, चाहे आप किसी रूट से जाएं, इंक्लाइन रूट से जाएं या वर्टिकल रूट से जाएं, कोल फेस पे जहां लोग काम कर रहे हैं वहां उनको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, तो ये प्रॉपर एयर जानकारी चाहिए, ये जानकारी वो बहुत प्रोवाइड किया जाता है। महत्वपूर्ण है। हाँ सर। जी। जो और जो लोग एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर जैसे देखते हैं कोल इंडस्ट्री को, उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसा कि सोचने से लगता है वैसा नहीं है। नीचे जाना भी बिल्कुल, सुविधाजनक है और वहां काम करना भी बहुत सुविधाजनक है। बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। नहीं नहीं, और मल्टी, ऐसा नहीं है कि कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन के लोग काम करते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग काम करते हैं। पुली में जहां आप उतने डेप्थ में जाएंगे काम कर रहे हैं, इवन आपका ओपन कास्ट माइनिंग, उस डेप्थ पर वाटर टेबल भी तो होता है ना, कंटिन्यूअस वाटर सिक्रेशन होता है। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पानी भरते जा रहा है, उस वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए अलग से सुविधा व्यवस्था बनाई रहती है। कंटिन्यूअस वाटर एक्सट्रैक्शन वहां से हो रहा है, तभी तो आप कोल निकालेंगे। हाँ। lot of challenges are there, but everything is going systematically and smoothly as per norms and guidelines. और भारत सरकार का जो कोल मंत्रालय है इस पे लगातार नजर रखे हुए। सर जैसे कि आपके प्रोफाइल में आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन यू हैव आल्सो बीन इन द विजिलेंस, तो ये किस तरीके से फिट हुआ आपके जर्नी में? देखिए, मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते जो मेरा जॉब प्रोफाइल था माइंस में, वो एज मेंटेनेंस इंजीनियर था। आई वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट सर्विसेज। ओके। जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, एक मेंटेनेंस मैनेजर होता है। प्रोडक्शन मैनेजर मशीनों से प्रोडक्शन करता है, और जो मेंटेनेंस मैनेजर होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो मशीनें हैं वो प्रॉपर समय पे, सही समय पे उसके लिए अवेलेबल रहे। ओके। तो वो तो एक पार्ट हो गया। इस तरह से अलग अलग दूसरे डिसिप्लिन के अलग, जो जो पर्सनल से है वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, जो फाइनेंस से है वो फाइनेंस एस्पेक्ट देख रहा है, इत्यादि इत्यादि। अब रहा विजिलेंस की बात, तो जैसे बाकी डिसिप्लिन की मैंने बात किया, वैसे किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट विजिलेंस भी होता है। जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हुआ, माइनिंग हुआ, सर्वे हुआ, दिस दैट, वैसे ही एक डिपार्टमेंट विजिलेंस भी। तो विजिलेंस की ड्यूटी ये है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स, जो हम किसी प्रतिष्ठान में काम करते हैं तो उसके एक फ्रेमवर्क होता है उसका, जिसके अंदर हम काम करते हैं, उसकी गाइडलाइंस होती है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का सिर्फ ये काम है कि वो ये इंश्योर करे कि प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब उस नॉर्म्स में जो कहीं कोई लूप होल्स है, कहीं कोई विजिलेंस एंगल है, कहीं कोई करप्शन एस्पेक्ट है, इवन इफ कम से कम है, नहीं के बराबर है, लेकिन अगर है तो उस पर वो नजर रखता है। और उसको ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट वर्क्स एज आईज एंड ईयर्स टू द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो सीईओ को रिपोर्ट करता है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से गवर्न होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको मॉनिटर करती है, और हर कंपनी में एक सीवीयू होते हैं जो जिनके अंडर में विजिलेंस ऑफिसर्स काम करते हैं। उनके भी बॉस वही सीईओ ही होते हैं, लेकिन उनका जो जॉब है वो मैंने अभी जस्ट वो बताया, मैं जो गाइडलाइंस जो दिए हुए उनको फॉलो करना है, और कहीं कोई लूप होल्स हैं उसे देखना है, वो इंश्योर करना है कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। और अगर कहीं गड़बड़ी कुछ हुई, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है, नॉर्म्स बताया, उसमें भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, लोगों को बताया जाता है कि नहीं भाई आप इसको फॉलो करिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं माइंस में भी, कि आप प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करिए ताकि चीजें आप सेफ रहें, आपके बगल वाला सेफ रहे, और कहीं कोई आपका परिवार सेफ रहे।
यस। और सब कुछ सेफ है तो फिर कंट्री भी सेफ। तो मुझे बहुत खुशी है सर आपने ट्रेनिंग के बारे में बात की, बिकॉज एज अ ट्रेनर मुझे हमेशा ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का। उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि एज एज अ यू नो इन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और एचआरडी के बारे में आप क्या इम्पोर्टेंस है एचआरडी की माइनिंग इंडस्ट्री में। देखिए, सुपर एनुएशन से पहले विजिलेंस के बाद में मेरी पोस्टिंग हम्म। फॉर्चुनेटली एचआरडी डिपार्टमेंट में हुई थी। फॉर्चुनेटली मैं इसलिए बोलता हूं कि ये मेरा फेवराइट एरिया है। हम्म। मुझे इस तरह की इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है। हम्म। अगर मैं इंजीनियर नहीं बना होता तो शायद किसी कहीं प्रोफेसर बना होता। तो हम्म। मेरी पोस्टिंग एचआरडी में हो गई। और एचआरडी की अगर बात करें तो मेरा ये मानना है, मैंने जो महसूस किया कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि उस राष्ट्र के मानव संसाधन विकास पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमन रिसोर्स अगर आपका समृद्ध है हम्म। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे आज हम ह्यूमन कैपिटल बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो एचआरडी के ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एचआरडी डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसके एमओयूज हैं, डिपार्टमेंट काम करते रहता है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर वे में लें, बॉटम लाइन के तौर पे लें, तो हम इसी ह्यूमन कैपिटल को समृद्ध करते हैं और उससे अपडेट करते हैं। चाहे वो आर&डी के थ्रू हुआ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू हुआ, बड़े बड़े जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स, वहां भी ट्रेनिंग के लिए इंप्लाइज को भेजा जाता है, फॉरेन भेजा जाता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए लोगों को बताया जाता है, सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह के जो प्रॉपर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूअस जो चलते रहते हैं, इससे खुद का विकास होता है और इंटर्न कंपनी को जो वो पे कर रहा है वो तो है ही। तो सर, नेशनल कोल माइनर्स डे के संदर्भ में आप एक आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी? हम तो आम जनता को यही बताना चाहेंगे कि अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कोल इंडस्ट्री कहीं ज्वाइन करने की, आपका बच्चा अगर जाना चाहता है तो आप उसे रोकिए मत, बिल्कुल जाने दीजिए। In spite of a lot of progress on non-conventional energy sources, coal is inevitable. This industry is producing, preserving, and serving coal to the nation with pride and honor. तो इस प्राइड और ऑनर का आप ही हिस्सा बनिए और खुद का और देश का नाम रोशन करिए और देश की ऊर्जा के विकास में अपना योगदान दीजिए। तो सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत सारी जानकारी मिली और मुझे लगता है कि इस संवाद को सुन के थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ेगी अगर, तो हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल बहुत द बहुत बेस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।